हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये द हिंदू का एडिटोरियल है आज का 17 अप्रैल 2020। देखते किस बारे में है गाइज। यहाँ लिखा है अक्रॉस द गल्फ, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उस पूरे गल्फ कंट्री में अक्रॉस लगा है, मतलब पूरे में। अब यहाँ देखिए, इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया। अब देखते हैं इसका मतलब। देखिए, इंडिया मस्ट डू, अब ये कह रहा है कि इंडिया को अवश्य ही करना चाहिए। ऑल मतलब सब कुछ करना चाहिए, यहां तक हो गया। फिर है इट कैन, यानी कि ये जो कर सकता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन। या आप स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू कैन डू ऑल यू कैन, तो यानी कि तुम कर सकते हो या तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। मस्ट है तो अवश्य करना चाहिए इंडिया को जो वो कर सकता है। यहाँ इट का मतलब इंडिया है। फिर यहाँ है कि टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स, किसकी क्या करने के लिए करना चाहिए इंडिया को सब कुछ, तो टू हेल्प, ये टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव को दिखाता है, पर्पस को बता रहा है कि मदद करने के लिए। किसकी मदद? द माइग्रेंट वर्कर्स, वो वर्कर्स जो अपना देश छोड़ करके गल्फ कंट्रीज में हैं। और फिर यहाँ पर वर्कर्स के बाद लिखा है स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये जो वर्कर्स है ना, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो स्ट्रैंडेड से लेके यहाँ तक ये एक फ्रेज बनाता है, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वर्कर्स के बारे में कुछ बता रहा है कि वो वर्कर्स जो कि फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए हैं, कहाँ पर? इन वेस्ट एशिया। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि सेंटेंस एक एक सेंटेंस समझाऊंगा, बिगनर्स के लिए सीरीज चल रहा है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। गाइज, इसके वोकैब्स वगैरह और ये पूरा न्यूज़पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इंग्लिश विद चंदन करके आप ढूंढेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, इंग्लिश विद चंदन। तो वर्ड्स मीनिंग, मैंने ऐसे वर्ड्स मीनिंग तैयार कर रखे हैं इसके, तो आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख रहे, ये वर्ड्स मीनिंग है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अगर आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इसका भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए, यहां लिखा है कि अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं GCC कंट्रीज, कंस्टिट्यूट अ यूनिक कोहॉर्ट अमॉन्ग इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब इसको तोड़ तोड़ कर देखते हैं गाइस। अराउंड मतलब लगभग, 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन जो लोग हैं। फिर यहाँ इन लगा दिया, कहाँ पर है जी? तो इन द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, यानी कि GCC में 8 मिलियन लोग हैं। GCC कंट्रीज में, ये टोटल जो कंट्रीज है इसके अंदर 8 मिलियन लोग हैं। फिर यहाँ है कंस्टिट्यूट। अब ये कंस्टिट्यूट किसके लिए आया? ये तो वर्ब है, तो ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट ये 8 मिलियन पीपल है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को बड़ा कर दिया, इन वेन लगा करके बड़ा कर दिया। तो ये जो 8 मिलियन लोग हैं, कंस्टिट्यूट मतलब ये बनाते हैं, संगठित करते हैं। और यूनिक कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है एक दल, एक बहुत ही अद्वितीय एक दल बनाते हैं। अमॉन्ग इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन जो डायस्पोरा कम्युनिटीज है, डायस्पोरा का मतलब कि जो इंडिया के जो रहने वाले जो लोग हैं और वो बाहर जो रह रहे हैं, जो प्रवासी लोग हैं, तो उस कम्युनिटीज़ में, जो पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिटीज़ है, उसका जो 8 मिलियन है वो कहाँ पर है जी? GCC में है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, अराउंड 50% ऑफ देम आर अनस्किल्ड एंड अनदर 30% आर सेमी स्किल्ड। क्लियर? ये उनमें से जो लगभग 50% लोग हैं, ऑफ देम उनमें से, आर अनस्किल्ड यानी कि उनमें ज़्यादा कोई कला नहीं, स्किल्ड नहीं है, मजदूर टाइप होंगे कुछ। एंड अनदर 30% आर सेमी स्किल्ड, 30% है वो थोड़े बहुत स्किल्ड हैं। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ 20% ऑफ देम आर स्किल्ड एंड lucratively employed. But all these migrant workers together form the backbone of India's ties with the region. इसको देखते हैं। ये समझ गए कि सिर्फ ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी, एक छोटा सा जो हिस्सा है, ऑफ 20% का जो हिस्सा है, ऑफ देम उनमें से,
आर स्किल्ड, वही कुशल हैं, एंड लुक्रेटिवली एम्प्लॉयड। लुक्रेटिव का मतलब होता है एकदम लाभदायक, बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही अच्छे रूप में एम्प्लॉयड है, यानी कि अच्छा खासा कमा रहे हैं। बट ऑल दीज माइग्रेंट वर्कर्स, लेकिन ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, टुगेदर फॉर्म द बैकबोन, ये सारे मिला करके, चाहे वो 50 हो, 30 हो, 20 हो, ये सब मिला करके क्या बनते हैं, फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियाज टाइज। इंडिया का, इंडियाज है ना, तो इंडिया का जो बंधन है, गठबंधन है, जो टाइज है, जो मित्रता है विद द रीजन, जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, तो उसका बैकबोन बनता है ये सारा का सारा। ठीक है जी, आगे देखिए। देखिए, their contribution of nearly 40% of the total foreign exchange remittances to India is critical to its economy। समझ में आ रहा है ये? देयर मतलब उनका, कंट्रीब्यूशन, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, ऑफ नियरली 40% ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, तो इन सबका जो योगदान है वो नियरली लगभग 40% किसका, ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस है, रेमिटेंस का मतलब कि जो भी पैसा आता है फॉरेन से, जो भेजा हुआ जो रकम है जो इंडिया आता है, तो जितना भी आता है उसका 40% जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन है टू इंडिया, इज क्रिटिकल। अब अगर क्रिटिकल टू इट्स इकोनॉमी, यानी कि इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। क्रिटिकल वैसे तो वैसे भी होता है कि बड़ा संगीन, हालत खराब है, वो भी क्रिटिकल होता है, यहाँ इंपॉर्टेंट के रूप में दिया है, क्रिटिकल है मतलब बहुत ही जरूरी है। अब अगर सेंटेंस को तोड़कर देखिए तो ये इज आपका वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट देख लीजिए, तो ऐसे है कि देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ नियरली ब्ला 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 ब्ला, ये तो देयर से लेकर के इंडिया तक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसे हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। अब आगे देखते हैं। देयर लेबर इज वाइटल फॉर द जीसीसी इकोनॉमी, ये तो सिंपल है कि देयर लेबर, देयर मतलब उनका, लेबर मतलब मेहनत, तो उनकी जो मेहनत है, इज वाइटल, वाइटल मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, एकदम जीवन है वो, फॉर द जीसीसी इकोनॉमी, यानी कि उनके इकोनॉमी के लिए उनकी जो मेहनत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। With no option of assimilation into their host countries, their link to the home country remains intact, unlike Indian immigrants to the West। देखिए, विद नो ऑप्शंस ऑफ एसिमिलेशन, यानी कि असिमिलेट होने का, असिमिलेशन का मतलब होता है सम्मिलित होने का, उनके साथ मिक्स हो जाने का, इन टू देयर होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में अभी वो रह रहे हैं उसमें सम्मिलित होने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। देयर लिंक टू द होम कंट्री रिमेन्स इंटैक्ट, तो उनका जो संबंध है अपने होम कंट्री से यानी कि इंडिया से, रिमेन्स इंटैक्ट, रिमेन मतलब बरकरार है, इंटैक्ट का मतलब है कि पूर्ण रूप से बरकरार है, थोड़ा भी टूटा नहीं है। अनलाइक इंडियन इमिग्रेंट्स टू द वेस्ट, अनलाइक का मतलब होता है कि इनके जैसा नहीं, किनके जैसा नहीं, जो इंडियन इमिग्रेंट्स जो कि वेस्ट में रहते हैं, हो सकता है वो मिल गए हो वहाँ पर, वहाँ के मतलब उस होस्ट कंट्री में मिल गए हो, लेकिन ये जो गल्फ कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो उनका इंडिया से अभी भी ताल्लुकात है, ये बात कही गई। अब सिर्फ सिखाने के लिए अनलाइक सिखाता हूँ मैं आपको, रिमेन सिखा देता हूँ गाइस। चलिए सबसे पहले देखते हैं अनलाइक। अनलाइक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मान लीजिए कि ये मेरा एक भाई है और मेरा भाई बूज़र है, बूज़र यानी कि शराबी है, ओके, और ये मैं हूँ और मैं बूज़र नहीं हूँ, शराबी नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा कि अपने भाई के जैसा मैं शराबी नहीं हूँ। अगर मुझे ऐसे बोलना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अनलाइक my brother I don't drink alcohol, यानी कि अनलाइक माई ब्रदर यानी कि अपने ब्रदर के बिल्कुल उल्टा। अनलाइक माई ब्रदर का मतलब है कि अपने ब्रदर जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल उल्टा हूँ। तो उल्टा क्या हूँ मैं, कि आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल, मैं शराब नहीं पीता। अगर मैं बिल्कुल उसके जैसा पीता तो आई ड्रिंक एल्कोहल, ऐसे में बोलता कि आई ड्रिंक एल्कोहल लाइक माई ब्रदर। तो लाइक का मतलब उसके जैसा, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं, ओके। अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ अनलाइक मी, ऐसे भी कह सकते हैं, शी इज़ अनलाइक मी, यानी कि वो मेरे जैसा, मेरी जैसी नहीं है। तो ऐसे अनलाइक का इस्तेमाल करते हैं, ओके।
अब है रिमेन। रिमेन देख लेते हैं। रिमेन का मतलब होता है बनाए रखना या कोई चीज़ बरकरार रखना। कहने का मतलब है कि ये मेरा दोस्त है, ये मैं हूँ और मेरी किसी से कॉन्वर्सेशन चल रही है, बहस चल रही है। अब जब तक ये बहस चली, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक बहस चली, मेरा दोस्त जो है वो अपने साइलेंट को बरकरार रखा, साइलेंट रहा। तो जब मैं कहूँगा कि व्हेन आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, जब मैं बात कर रहा था, माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है वो चुप रहा, तो मैं ऐसे बोलूँगा माई फ्रेंड रिमेन्ड साइलेंट, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो रिमेन्ड का मतलब ये सेकेंड फॉर्म, यानी कि उसका जो ये बरकरार जो रहना था, चुप का जो, वो बरकरार रहा। पास्ट है कि माई फ्रेंड रिमेन्ड साइलेंट, वो साइलेंट रहा। तुम हमेशा बिजी रहते हो, दिखाई दे रहा है आपको? यू ऑलवेज रिमेन बिजी, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये रिमेन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है कि वो हमेशा बिजी रहती है, तो आप रिमेन्स कर देंगे। शी रिमेन्स बिजी, वो बिजी रहती है, हमेशा तो ऑलवेज लगा दीजिए। द स्कूल विल रिमेन क्लोज, ऐसे खूब सुना होगा ना कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 days, यानी कि 2 दिनों के लिए, 2 दिनों तक जो है स्कूल क्लोज्ड रहेगा। तो क्लोज्ड बरकरार रहेगा, रिमेन लगते लग गया, तो ये जो क्लोज है ये चालू रहेगा। बस आगे देखते हैं गाइस। चलिए गाइस, यहाँ से देखते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम हु आर ऑन subsistence wages are facing a tough situation in the wake of the COVID-19 pandemic। इसको समझते हैं गाइस। द वास्ट, वास्ट मतलब बहुत बड़े रूप में, द वास्ट मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है, ऑफ देम, उनमें से। अब यहाँ है हु आर, ये हु बार बार कहता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो सेंटेंस शुरू होगा, अगर आप नए हैं तो देख लीजिए, वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, क्लॉज बनाता है, और ये एडजेक्टिव का काम करता है कि एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है अपने बगल वाले के बारे में। तो फिर से देख लीजिए कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, उनमें से जो बहुत बड़ी जो संख्या है, हु आर ऑन सबसिस्टेंस वेजेस, जो कि एक गुजारा वाले वेतन पर है, नो वेजेस, गुजारा क्या बोले मैं, वेजेस को, जो उनको एक दिहाड़ी बोलेंगे, दिहाड़ी मिलती है ना, मजदूरी जो मिलती है उस पर है, जो कि सबसिस्टेंस है, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा है। आर, तो वो लोग फेसिंग अ टफ सिचुएशन, वो काफ़ी टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। इन द वेक ऑफ का मतलब है उसके होने के बाद, इन द वेक ऑफ, इसके रिजल्ट के तौर पे, इसके होने पर। तो कोविड-19 पैंडमिक जो है, जो महामारी है, उसके होने पर ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सेंटेंस को देखिए अगर कि कितना बड़ा कैसे हो गया, तो हमें ऐसे देखना होगा कि आर, आर जो है ये हमारा वर्ब है, ठीक है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो आर से पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं द से चालू है, और द वास्ट मेजॉरिटी, ओके, ऑफ देम, फिर यहाँ हु से और बड़ा कर दिया, क्लॉज जोड़ दिया, तब भी हम इसको नाउन फ्रेज ही कहेंगे। ये नाउन क्लॉज तब माना जाता है जब स्टार्टिंग कंजंक्शन से होती, कि व्हाट यू आर सेइंग इज बैड, अगर ऐसे व्हाट से हो, दैट से हो, तब हम इसको क्लॉज मानेंगे। नहीं तो बेशक इसके अंदर ये क्लॉज दिख रहा है, लेकिन ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एक नाउन फ्रेज है, उस फ्रेज के अंदर कई टुकड़े हो सकते हैं, चाहे क्लॉज क्यों न जुड़े हो। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। From the little information available, it appears that Indians are badly hit by the disease। चलिए इसको देखते हैं। From the little information, यानी कि जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन है, इट appears, ये पता चलता है, दिखता है, दैट इंडियंस आर बैडली हिट, कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं बाय द डिजीज, इस बीमारी से। Living and working conditions make it extremely difficult for them to practice social distancing or get treatment if infected। Okay,
तो देख सकते हैं कि लिविंग यानी कि रहना एंड वर्किंग यानी काम करना, तो कंडीशंस, तो रहने का और काम करने का जो कंडीशन है, मेक उन्हें बनाता है, मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इस चीज़ को बहुत डिफिकल्ट बनाता है फॉर देम उनके लिए, टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस कर पाए, मेंटेन कर पाए, ये बहुत उनके लिए डिफिकल्ट बनाता है। क्या चीज़? लिविंग और वर्किंग कंडीशन, ना तो काम करने का सही कंडीशन है ना रहने का है। और गेट ट्रीटमेंट, और अगर ट्रीटमेंट भी लेना हो, इफ़ इन्फेक्टेड, अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो ट्रीटमेंट लेना भी उनके लिए डिफिकल्ट है। ओके, आगे देखिए। Many of them suffer from pre-existing medical conditions and are used to procuring medicines from India, which is now impossible. अब कह रहा है कि many of them, उनमें से जो बहुत सारे लोग हैं, suffer from pre-existing medical condition, कि वो सफ़र करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से उनका कुछ मेडिकल कंडीशन होगा, उससे वो बेचारे फेस कर रहे हैं। एंड आर यूज्ड टू, यहाँ यूज्ड टू आर के साथ लगा है, यानी कि प्रेजेंट के अंदर उनकी हैबिट को दिखा रहा है कि आर यूज्ड टू प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर का मतलब होता है हासिल करना, जुगाड़ करना, कहीं से जुटाना, तो जो कि आदत है उनकी, प्रोक्योर करते हैं अपनी दवाइयाँ फ्रॉम इंडिया, इंडिया से अपनी दवाइयों को हासिल करते, प्रोक्योर करते हैं। विच इज़ नाउ इम्पॉसिबल, अब ये क्लॉज बना रहा है कि जो अभी तो भैया इम्पॉसिबल है, तो उनकी हालत तो ऐसे भी खराब है। अब इसमें सिखाने के लिए मैं आपको यूज्ड टू सिखाता हूँ। हाँ, यूज्ड टू सीख लीजिए गाइज। देखिए गाइज, यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू आपको एक तो ये पता है, पास्ट वाला पता होगा कि अगर मैं बोलूँ कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन क्लास 6, यानी कि भैया जब मैं छठी क्लास में था मैं क्रिकेट खेला करता था, ये दिखाया जा रहा है कि मेरी पुरानी कोई आदत थी, मैं ऐसा किया करता था। ओके, लेकिन आपको अगर यूज टू ऐसे दिखाई दे, एम हो, आर हो, इज हो, ऐसे, या इसमें आपको पास्ट में भी दिखाई देगा, वाज या वर हो, ऐसे भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इज आर एम वाला दिखाई देगा। इसके साथ अगर आपको यूज्ड टू दिखाई दे तो वर्ब में आईएनजी ज़रूर होना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। आप सोचें कि टू के बाद तो आईएनजी नहीं आता है, लेकिन आता है। अगर टू प्रेपोजिशन है तो पक्का आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो जिरंड बनता है, और जिरंड जो है वो नाउन का काम करता है, और नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। खैर, अंदर डिटेल में नहीं ले जाऊँगा। अगर इज आर एम वाज वर मिले और इसके साथ यूज टू हो तो वर्ब में आईएनजी लगेगा तो लगेगा। हाँ, जब टू इन्फिनेटिव के लिए होता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, यही लॉजिक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आई एम यूज्ड टू, अब मैंने एम लगा दिया और यहाँ यूज्ड टू कर दिया, अब जो वर्ब आएगा आईएनजी में आएगा कि आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी थ्राइस अ डे, यानी कि मुझे आदत है चाय पीने की दिन में 3 बार। आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, टेक टी होगा तो गलत हो जाएगा, एम लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट की मेरी आदत को दिखा रहा है कि आई एम यूज्ड टू। ओके, ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तुम्हें आदत हो जाएगी खेलने की, तो यू विल है तो यहाँ गेट भी लगाना पड़ेगा, यू विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग, तुम्हें खेलने की आदत हो जाएगी। ये होता है यूज्ड टू गाइस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, वास्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर शट, रेंडरिंग मेनी ऑफ देम जॉबलेस। ये तो क्लियर कि वास्ट सेक्टर्स, जो बड़े जो सेक्टर्स हैं ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र है वो भैया बंद है, शट है। अब फिर कॉमा लगा है और यहाँ लिखा है रेंडरिंग मेनी ऑफ देम जॉबलेस, उनमें से बहुत लोगों को जॉबलेस बना रहा है। रेंडर मतलब बना दे रहा है, तब्दील कर दे रहा है, उन्हें प्रस्तुत कर रहा है जॉबलेस के तौर पर। ये हो गया। देखिए, थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, और ये तो एक ही सेंटेंस है कि जो हजारों लोग हैं वो बिना डॉक्यूमेंट के वहाँ पर हैं। दुबई, अबू धाबी एंड दोहा बीइंग इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स for international travel, thousands of Indian travelers are also stuck in the region। इसको देखते हैं। देखिए, दुबई और अबू धाबी हो गया, और जो दोहा है, बीइंग इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं ये लोग, इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स। तो बीइंग इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब मार्ग, काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मार्ग है ये। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स आर ऑल्सो स्टक इन द रीजन,
और इंडियन ट्रैवलर जो हज़ारों जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो इस क्षेत्र में अटक गए हैं। तो कहने का मतलब है ट्रैवलर्स अटक गए हैं। क्यों अटक गए हैं? क्योंकि दुबई, अबू धाबी और जो दोहा है, बीइंग होने के नाते, बीइंग इम्पोर्टेंट ट्रांजिट, यही मार्ग है, इस मार्ग से होकर जाते हैं वो। तो इस मार्ग से जाने वाले वहीं अटके हुए हैं, जो ट्रैवलर जा रहे होंगे इस मार्ग से, तो वो वहाँ पर अटक गए हैं। ये बात कही गई है। इंडिया कैन नॉट अबैंडन देम टू देयर हेल्पलेस फेट। एक लाइन क्या देख लेते हैं कि इंडिया जो है उनको अबैंडन नहीं कर सकता, उन्हें छोड़ नहीं सकता है। टू देयर हेल्पलेस फेट मतलब उनके उस मजबूर, उस भाग्य पर, उस हेल्पलेस भाग्य पर उन्हें नहीं छोड़ सकता है। इट मस्ट वर्क क्लोजली विद गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन टू ब्रिंग देम सकर। इसको देख लेते हैं। इट मस्ट वर्क, इसको अवश्य काम करना चाहिए, क्लोजली, काफ़ी क्लोजली काम करना चाहिए विद द गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के गवर्नमेंट के साथ। क्या करने के लिए? टू ब्रिंग देम सकर, ताकि उनके लिए मदद पहुंच पाए। सकर का मतलब होता है कि जब आप बहुत बुरी हालत में हो उस वक्त जो आपकी हेल्प होती है वो सकर कहलाती है। सकर ही है ये, सकर प्रोनाउंस करेंगे। आगे देखते हैं। Prime Minister Narendra Modi has nurtured good relations with all rulers of the region, but the ongoing crisis is testing the endurance of India's ties with some of the GCC countries. क्या मतलब है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि हैज़ नर्चर्ड। नर्चर का मतलब एक तो होता है पाल पोष कर बड़ा करना या विकसित करना। तो उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए हैं, गुड रिलेशन को नर्चर किया है। किसके साथ? विद ऑल रूलर्स ऑफ द रीजन, उस रीजन के जितने भी रूलर्स हैं, जो भी GCC के जो जितने भी रूलर्स हैं, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं। बट द ऑनगोइंग क्राइसिस, ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है, तो इस वक्त जो संकट है, इज टेस्टिंग द एंडोरेंस, वो टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है अपने हमारे सहन शक्ति का, एंडोरेंस ऑफ इंडियाज टाइज, इंडिया का जो बंधन है विथ सम ऑफ द GCC कंट्रीज। तो उसका कहीं ना कहीं उसके सहन शक्ति का इम्तिहान ले रहा है ये जो क्राइसिस है। The UAE government has said it might revise current partnerships concerning labor relations with nations refusing to cooperate with measures to repatriate private sector expatriates who wish to return home. देखिए इसमें आपको एक वर्ड आ रहा है रिपैट्रिएट और एक्सपैट्रिएट, ये मैं आपको वर्ड दिखाता हूँ। देखिए रिपैट्रिएट, यहाँ देख रहे हैं, रिपैट्रिएट स्वदेश भेजना या लौटना। हम किसी को भेज देते हैं, वो लौट जाते हैं, तो रिपैट्रिएट हो जाते हैं। और एक्सपैट्रिएट का मतलब जो पहले से वहाँ रह रहे हैं, सम हु डज नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री। आप अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और आप रह रहे हैं, तो आप क्या हो गए जी? एक्सपैट्रिएट हो गए। चलिए आप देखिए यहाँ पर तो है कि द यूएई गवर्नमेंट, जो यूएई की जो सरकार है, हैज सेड, कहा है कि इट माइट रिवाइज करंट पार्टनरशिप, ये जो करंट जो पार्टनरशिप है उसको रिवाइज कर सकता है। रिवाइज मतलब उसमें संशोधन कर सकता है, कुछ इधर उधर फेरबदल करेगा। कंसर्निंग, जो कि कंसर्न होगा, जो जुड़ा होगा मुद्दे से, अब लेबर रिलेशन, लेबर के रिलेशन से, विद नेशंस, राष्ट्र का, रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट, और रिफ्यूज भी कर रहे हैं टू कोऑपरेट विद मेजर्स, उन मेजर्स के साथ, उन उपायों के साथ, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट विद मेजर्स टू रिपैट्रिएट प्राइवेट सेक्टर एक्सपैट्रिएट्स, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग वहाँ पर हैं उनको रिपैट्रिएट करने में, उनको घर वापस भेजने में, हु विश टू रिटर्न होम, जो कि घर आना चाहते हैं, उसमें आनाकानी कर रही है, उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है। समझ में आया? आगे देखते हैं। द कंट्रीज एम्बेसडर टू इंडिया Ahmad Al-Bana has promised only those who are tested negative for the virus would be repatriated. ये तो समझ ही गए होंगे कि कंट्री के जो एम्बेसडर हैं, ओके, टू इंडिया, कंट्रीज एम्बेसडर टू इंडिया, जो एम्बेसडर हैं अहमद अल बाना जो हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ओनली दोज, सिर्फ वही लोग, हु आर टेस्टेड नेगेटिव, जिनको नेगेटिव भैया टेस्ट किया गया है फॉर द वायरस के लिए, वुड बी रिपैट्रिएटेड, उन्हें ही देश वापस भेजा जाएगा। जो नेगेटिव है वही भेजे जाएंगे। सम ऑफ दीज माइग्रेंट्स वांट टू बी इवैक्यूएटेड वाइल मेनी माइट वांट टू रिमेन वेयर दे आर। देखिए सम ऑफ दीज माइग्रेंट्स, यानी कि इनमें से जो कुछ माइग्रेंट हैं, वांट टू बी इवैक्यूएट, देखिए वांट टू बी, वो चाहते हैं कि उन्हें इवैक्यूएट किया जाए। ये देख रहे हैं, वांट टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, वो चाहते हैं कि उन्हें निकाला जाए वहाँ से, वाइल, जबकि
मेनी माइट वांट टू रिमेन वेयर दे आर, कुछ ऐसे हैं जो शायद चाहते हैं कि वो वहीं रहे जहाँ वो है। रिमेन मतलब बरकरार रहें, वेयर दे आर जहाँ पर वो है। ये आपको सिखाता हूँ वांट टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सीख लीजिएगा। देखिए, अगर आ जाए वांट और यहाँ हो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इसका मतलब क्या हो गया? मैं बोलूँ कि आई वांट टू बी गिवन सम मनी, इसका क्या मतलब हो गया जी? आई वांट, मैं चाहता हूं कि मुझे दिया जाए, आई वांट टू बी गिवन, मुझे दिया जाए सम मनी, कुछ पैसे। यानी कि इधर वाला जो सब्जेक्ट है ये चाहता है कि इसके साथ ये हो। जैसे शी वांट्स टू बी लव्ड, वो चाहती है, शी वांट्स टू बी लव्ड, कि उसे प्यार किया जाए। शी वांट्स टू बी लव्ड, वो चाहती है कि उसे प्यार किया जाए। ही वांट्स टू बी ट्रीटेड विद लव, वो चाहता है कि उसे प्यार के साथ ट्रीट किया जाए। तो ये वांट्स टू बी, वांट टू बी पास्ट हो जाएगा तो वांटेड हो जाएगा। मैं चाहता था, आई वांटेड टू बी किस्ड बाय मेनी गर्ल्स, मैं चाहता था कि कई लड़कियों के द्वारा मुझे किस किया जाए। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिए। तो बस ये होता है वांट टू बी। ओके, आगे देखते हैं। क्या देखिए, पिनारई, क्या लिखा है ये? पिनारई विजयन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। ये जो पिनारई विजयन है, कौन है ये? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, केरला के चीफ मिनिस्टर। यहाँ कॉमा है ना, कॉमा के बाद जो दिया हुआ है ये एपोजिशन कहलाता है। ये बता रहा है कि ये जो पिनारई विजयन है कौन है, उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एपोजिशन है। तो जो चीफ मिनिस्टर है केरला के बारे में कह रहा है कि विच इज़ होम टू मोर देन 2 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स इन द गल्फ। तो गल्फ में जो मोर देन 2 मिलियन इंडियन जो है वहाँ पर, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? केरला से। हैज सेट, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है, द स्टेट इज़ प्रिपेयर्ड, स्टेट जो है बिल्कुल तैयार है, टू रिसीव रिटर्नीज, यानी कि जो भी रिटर्न होना चाहते हैं उनको रिसीव करने के लिए तैयार है, एंड प्रोवाइड देम केयर, और उन्हें केयर देने के लिए, देखभाल करने के लिए तैयार है। किसने कहा है? तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ने कहा है, क्योंकि केरला से कम कितने लोग हैं? 2 मिलियन इंडियन जो है वो केरला से हैं, गल्फ में रहते हैं। ओके, अब देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पंजाब हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन द गल्फ, यानी कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के बहुत सिग्निफिकेंट नंबर, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण नंबर है जो लोग हैं वो गल्फ में रहते हैं। The center must take the initiative to bring together state governments and work out arrangements with national governments in the region in a manner acceptable to all। अब क्या कह रहा है ये? यहाँ से कह रहा है कि द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव, सेंटर को अवश्य एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। टू ब्रिंग टुगेदर का मतलब सबको एक साथ लाना। टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट गवर्नमेंट्स, जितने भी राज्य सरकार है उनको एक साथ लाए, एंड वर्कआउट मतलब उस पर हल करे, कुछ काम करे, वर्कआउट अरेंजमेंट्स विद नेशनल गवर्नमेंट्स इन द रीजन, नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो रीजन में है उसके साथ कुछ काम करे, कुछ अरेंजमेंट करे, इन अ मैनर, इस मैनर में करे, एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो सबको स्वीकार हो। तो ये सब राज्य सरकारों को ऐसा करना चाहिए, सेंटर को ये कदम उठाना चाहिए, ये बात कही गई है। इट विल सर्टेनली टेक सम एफर्ट टू अराइव एट व्हाट इज doable and desirable at this juncture, but there is no excuse for not doing that। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि it will certainly take some effort, कुछ एफर्ट, कुछ मतलब कोशिश, प्रयत्न की तो जरूरत पड़ेगी। क्या करने के लिए? टू अराइव एट, इस चीज़ पर पहुंचने में, व्हाट इज़ डूएबल, कि क्या करने योग्य है, एंड डिज़ायरेबल, क्या हम जो चाहिए, एट दिस जंक्चर, इस परिस्थिति में, इस जंक्चर में जो करने योग्य है, जो भी डिजायरेबल चीज़ है, उस तक पहुंचने में भैया मेहनत तो लगेगी, एफर्ट तो लगेगा। बट देर इज़ नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है फॉर नॉट डूइंग दैट, ऐसा ना करने का तो कोई बहाना नहीं चलेगा ना। ठीक है, देखिए, दैट इज द लीस्ट इंडिया कैन डू फॉर दीज पीपल हु सर्च फॉर अ लाइवलीहुड हैज़ डन द कंट्री सो मच गुड। इसको देखते हैं। तो दैट इज़ द लिस्ट, ये बहुत कम है, इंडिया कैन डू फॉर दिस पीपल, इन लोगों के लिए इंडिया जो करेगी ना, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं लोग, बहुत कम है। हुज सर्च
फॉर लाइवलीहुड, जिनकी जिनकी तलाश जो है लाइवलीहुड की, जो भोजन की तलाश है, हैज़ डन द कंट्री सो मच गुड। वो तो अपनी तलाश में गए गल्फ कंट्री, लेकिन उनकी तलाश ने इस देश को भी बहुत कुछ दिया है ना। तो ये बात कही गई, थोड़ा इमोशनल कर दिया। सो बस गैस, यही है आज के लिए। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर और जो वर्ड्स मीनिंग मैंने तैयार किए हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल, जो मैंने अभी नया नया ही बनाया है, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, उस पर मैंने डाल दिया है। चैनल का नाम मैं फिर से बता दूँ, इंग्लिश विद चंदन है। ढूंढ कर देखिएगा, ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या कर सकता हूँ। मैं सीखूंगा कैसे चलाते हैं टेलीग्राम को। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।